आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और लेकर हाजिर हूं हमारी खुसूसी पेशकश यंग आइकन। आज हम पेश करेंगे इंसानियत, खिदमत और उम्मीद की एक ऐसी शानदार कहानी जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ज़िंदगी की हकीकत है। आज हम बात कर रहे हैं ज़किया ख़ान की, एक ऐसी शख्सियत के जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा मुआशरे के महरूम, कमज़ोर और नज़रअंदाज तबकात की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दिया। ज़किया ख़ान एक समाजी मुसल्ला, इंसानी हुकूक़ की अलमबरदार, समाजी रहनुमा और एक ऐसी शख्सियत के तौर पर जानी जाती हैं जिन्होंने खिदमत को अपना मिशन बना लिया। तो हमारे साथ शो में जुड़े रहिए और आइए इस्तकबाल करते हैं ज़किया ख़ान साहिबा का। ज़किया ख़ान, हमारे शो यंग आइकन में आपका इस्तकबाल है। ज़किया साहिबा, मौजूदा दौर में इस वक्त में आप दिल्ली के जामिया नगर ओखला में मुकीम हैं, रहती हैं। रहने वाली आप पटना की हैं, वहीं पैदा हुई, वहीं पली बड़ी, वहीं से आपने तालीम हासिल की, शादी भी आपकी वहीं रहकर हुई। जो खिदमत खल्क का जज्बा है वो आपको कहाँ से मिला कि लोगों की मदद करनी चाहिए, इंसान को इंसान के लिए खड़ा होना चाहिए? देखिए, इसके लिए आप बोलिए कि हमारे अंदर एक कीड़ा पैदा हुआ जो कि 2007 के करीब, सॉरी 1997 जो ईयर मिस यूनिवर्स का था जी उसके जस्ट कुछ दरमियान 6 महीना पहले मैं कुछ कुछ लिखती थी। जी मुझे शुरू से लिखने का, स्टोरी राइटिंग और कुछ कुछ सॉन्ग्स सब लिखने का, आर्टिकल सब लिखने का शौक था। जी तो मैं अपनी राइटअप्स लेके सीधे आज न्यूज़पेपर जो वहाँ पे था, हिंदी आज न्यूज़पेपर पटना में, वहाँ पे मैं पहुंची और एडिटर साहब से डायरेक्ट मिली और उनके डेस्क पे रखा कि ये आप पब्लिश कर दीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं पब्लिश कर दूंगा। जब उन्होंने इंटरेस्ट दिखा दिया उसके बाद मैंने कहा कि आप पेमेंट क्या कीजिएगा। जी तो ही वॉज शॉक्ड, क्योंकि वो जमाना ऐसा था जहाँ लोग बोलते थे प्लीज पब्लिश कर दो और पेमेंट ले लो। सही बात, वो भी उल्ट क्लास पैसे ही एक दिया करते थे। स्टूडेंट, हाँ वो भी एक क्लास 7 की स्टूडेंट जो कि नॉट इवन 11 के बीच की एज ग्रुप, और सीधे जाके डेस्क पे बोल रही है कि पैसा कितना देंगे। तो उन्होंने एक बार ऊपर से नीचे 2 बार देखा, उसके बाद बोला कि ठीक है तुम स्टार्ट करो, हम सोचते हैं। जी एंड देन वी स्टार्टेड, और फिर उसके बाद मिस यूनिवर्स का वो टाइम आ गया था और माय फादर वाज इन बीएसएनएल और ओके उनके पास ही वाज 7th रैंकिंग इन बिहार। जी तो जी जी उनको उस टाइम में एक बहुत ही बड़ी सफारी गाड़ी मिली जी थी। जी जी और वो सफारी गाड़ी से मैं गई थी इंटरव्यू लेने कुछ चुनिंदा कॉलेजेस में और स्कूल्स में, जैसे जी सेंट कैनन्स स्कूल था, उसमें मेरी सिस्टर उस टाइम टीचिंग भी करती थी। तो तब इट वाज लाइक एवरीवन वाज सरप्राइज कि एक बंदी आ रही है इंटरव्यू करने के लिए फ्रॉम सफारी। एंड वो अलग ही एक मूव था। जी जी एनीवे, तो जी। फर्स्ट मेरी पेमेंट आई, दैट वाज 3K, 3000 का एक चेक दिया गया अरे और वाह, वो चेक माशाल्लाह। हाँ उस टाइम में तो चेक दिया गया। और फिर चेक देते टाइम मुझे बोला भी गया कि ज़किया तेरी हिंदी बहुत गंदी है, तो इसकी प्रूफ रीडिंग मैंने की, इसका आधा मेरा बनता है, जस्ट इन लाइटर साउंड। तो सबसे पहले मैं पैसा लेके मम्मी के पास गई। उन्होंने एज यूजुअल बोला कि इसे कैश कराने की जरूरत नहीं है, इसे रखो, ये तुम्हारी फैक्स कम आई है। तो फिर उसके बाद पापा आए। पापा, हर डॉटर अपने फादर से ज्यादा अटैच होती है, तो उनके पास जब मैं लेके गई, ही यूज्ड अ वर्ड, ज़किया यूज इट वाइजली। सो दिस वाइजली हैज ब्रॉट ज़किया टू ज़किया हमदर्द एंड ज़किया। जी ये वाइजली वर्ड मुझे बहुत महंगा पड़ गया क्योंकि उसने मुझे इतना सोचने पे मजबूर किया कि आखिर ये 3000 रियल में मेरे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखता है और मुझे इसे कहाँ इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अफलेंट फैमिली से थी, मेरे नाना दादा दोनों ही मैजिस्ट्रेट रहे और दोनों का नाम अब्दुल रहा, अब्दुल जब्बार, अब्दुल जलील। तो फूफी सारी मेरी प्रोफेसर एंड ऑल रही। मेरे फर्स्ट अंकल जो है इनकम टैक्स जज रहे और सेकंड अंकल जो हैं वो स्पोक्स पर्सन रहे हैं जी जी बहुत सारे रीजन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो फैमिली की अपब्रिंगिंग थी उसमें कभी बेटी बेटा और एक होता है ना कि हाँ इस तरह से करना है, पर्दा करना है या ये करना है, वैसा कुछ भी नहीं। आप बिल्कुल फ्री हैं फॉर एवरीथिंग, ये अच्छा व्हाटएवर यू ज़किया जी, विश। ज़किया जी, ये तो रही आपकी अर्ली लाइफ,
जहां आप शुरुआत कर रही थी ज़िंदगी की, और घर से अच्छा माहौल मिला, एक शुरुआत भी आपकी कहीं ना कहीं हो गई थी। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि आपकी ज़िंदगी में वो कौन सा लम्हा था कि जिसने आपको मुकम्मल तौर पर खिदमत खल्क, समाजी खिदमत की तरफ मोड़ दिया? ये वहीं तक जा रहा है। एक्चुअली जी क्या है जी। कि जब ये पेमेंट आ गई जी और मुझे सोचने के लिए बोला गया, तो फिर मैंने बहुत दिन इंतजार किया। फिर तीसरा दिन था जब मेरे फादर अपने ड्राइवर के साथ आए, और ड्राइवर जो था वो ड्राइवर के साथ तो आते ही थे, उनके बेटा साथ में था। अच्छा। एंड ही वाज ऑलमोस्ट 17 years दैट टाइम, और मैं 11-12 के बीच में थी उस टाइम। जी तो ये टाइम में फिर फादर ने बोला कि जाओ बेटा, देखो कि वो अपसेट क्यों है, उससे बात करो। जी। I went to him and then I realized just because of few bugs he is हम्म। not able to give the एग्जाम देने में उसको मुश्किल हो रही है बिहार बोर्ड के फी भरने में। हम्म। तो वो क्लिकिंग टाइम था। वो क्लिक किया कि ओके नाउ दिस मनी हैज टू गो फॉर हिम। हम्म। वो मेरी पहली अमाउंट सीधे जाके उसकी फी भरनी। और फिर मैंने किसी भी फी सिर्फ नहीं भरा, उसे इंग्लिश पढ़ाया, क्योंकि मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट से बिलोंग करती थी, तो उसको इंग्लिश भी पढ़ाया, उसकी मैथमेटिक्स भी करवाई। जी एंड जितना ईगरली मैंने, मुझे लगता है, उसकी रिजल्ट के लिए वेट और वॉच किया, जी मुझे अपने रिजल्ट के लिए उतना नहीं रहा। मुझे अपने बच्चों के रिजल्ट के लिए उतना आज तक नहीं रहा जितना मैंने उसमें एक्साइटमेंट देखा। जी दैट जी। वाज द क्लिकिंग टाइम। वो हम्म। क्लिकिंग टाइम। और आज मैं यहाँ हूँ। बहुत ही अच्छा। उसके बाद से मेरी चैरिटी की आदत बन गई है। कि खिदमत खल्क की तरफ आप मुड़ गई, तो शुरुआत कहाँ से हुई जहाँ से फिर आपको लगा कि नहीं अब प्रॉपर मुझे, क्योंकि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, चाहती तो बहुत कुछ अलग कर सकती थी, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में या फिर आउट ऑफ इंडिया जाके भी अपना कैरियर सेट कर सकती थी, लेकिन आपने हिंदुस्तान में ही रहकर और शादी के बाद जो है ससुराल और हस्बैंड के दायरे में ही रहकर इस काम को चुना। और जितना मुझे आपके बारे में रिसर्च हासिल है, बहुत बड़े लेवल पे आप जाके काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हैं। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि जब आज आप इस लाइन में आ गई तो आपके जहन में क्या आया कि मुझे किस सिमत में काम करना है? देखिए, चैरिटी और ये सारी काम तो एक तरफ थी, जो मेरा एक कीन इंटरेस्ट था, जी और जी। इसके कहीं ना कहीं वजह से हमें पॉलिटिकल अप्रोच भी काफी ज्यादा जी हुई। क्योंकि पॉलिटिकली दो ही चीज खोजी जाती है, या तो फिर किसी के पीछे काफी लंबी चौड़ी मैन पावर जुड़ी हो, या तो फिर इकोनॉमिक बहुत स्ट्रांग हो। तो सही बात। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी स्टैंडर्ड में आते थे। तो टीएमसी के तरफ से कन्वेनर के लिए एक रिक्वेस्ट आई, और उसमें मैंने अपने एक्स को आगे बढ़ाया, और काफी अच्छी तरह से हमने किशनगंज को संभाला। और 2005 का टाइम था, सॉरी 2010 का टाइम था, जब हमें वहां पे इलेक्शन लड़ने के लिए ही काफी अच्छी चीज मिल सकती थी। लेकिन 2010 ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसमें सारी चीज बदल गई, और हम लोग सेपरेशन में गए। 2011 में मेरी बेटी हुई, और 2011 के बाद मैं सेपरेटली रहने लगी। और वो टाइम था जिस टाइम में मुझे ये एक बोलते हैं ना कि हाँ, डिसीजन मेकिंग हो गया कि नहीं, मैंने जो भी काम किया दैट इज ओके, जी लेकिन मुझे ये काम को अब आगे लेके चलना है। क्योंकि एक पढ़ी लिखी, इतने अच्छे तरीके से फुल फ्लेज फैमिली से आने के बावजूद जी मैंने अपने 3 साल बर्बाद किए ये समझने में कि फॉल्ट किसकी। जी। जी जी। और ये एक रियलाइजेशन और एक जो बैकिंग नहीं मिलता है, और किस तरह से एक बच्ची टूटती है और उसके बाद उसको जोड़ने में कितना टाइम लगता है, ये सब समझने में, वो चीज ने मुझे डिसीजन पे डिसाइड करने के लिए मजबूर किया कि नहीं, अब ये जकिया और जकिया हमदर्द को मुझे पावरफुल तरीके से अब ब्रॉड लाना है। जी और 2014 वो टाइम था जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई। जी। और शिफ्ट होने के बाद से ये मैंने रजिस्टर करवाया। जी 2018 हमारी एनजीओ बाज़ाब्ते रजिस्टर हुई, क्योंकि जी। फिर उस टाइम में यही कॉल था कि सीए को 15,000 दे हर 6 महीने पे, या बेटर है कि हम एक फैमिली को 3 फैमिली को इसमें उनकी एक एक महीने की मतलब समझते हैं कि दिनचर्या चढ़ा सकते हैं। जी जी। जी क्योंकि काफी सारी फैमिलीज अडॉप्ट भी की हुई है, तो उनकी जो फाइनेंशियल होती है स्टेबिलिटी के लिए मैं उनको देती हूँ। और मेरा सिस्टम यही है कि माशाल्लाह हर साल में 1 या 2 फैमिलीज हम अडॉप्ट करते जाते हैं।
बहुत अच्छा। और कोशिश रहती है कि 2-3 महीने पहले उनको ये स्टेबल होने एडॉप्शन दें। जो आपने और कहा कि आप एडॉप्ट करती हैं, तो एडॉप्शन में आप किन-किन उनकी ज़िम्मेदारियों को उठाती हैं फिर? पहले जैसे मैं सर्च आउट करती हूँ कि वो बंदा डिसेबल्ड होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा नीडी होना चाहिए, जी, या जी। कोई ऐसी भी जो बिल्कुल ही विडो है या सेपरेटेड है या डाइवोर्सी है, जिसके पास आगे पीछे कोई नहीं है जी, जी। स्ट्रक्चर, और वो कुछ करना चाहती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो कुछ करना चाहती है, वो आगे हाथ फैलाने से झिझकती है, क्योंकि जो हाथ फैलाने वाले होते हैं वो तो हमेशा ही सही बात, आपको सही कहीं बात। मिल जाएंगे, और उनके लिए कुछ करना ऐसा ही है जैसे उनको और इस चीज में एक्साइटमेंट देना। तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि वैसे लोग जिनके पास दूसरे नहीं पहुंच पा रहे, और बिल्कुल खामोशी तरीके से मैं उनके पास पहुंच जाऊं, और इंशाल्लाह कोशिश में अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि इस तरह के लोग मेरे को मिल भी जाते हैं। मैं पहले अपना फर्स्ट अडॉप्शन के बारे में बता देती हूँ। वो बंदा यूपी से था, और जी, जी। मैंने किसी को कहा हुआ था कि मुझे इस तरह के बच्चे कोई होंगे तो बताइएगा, तो उन्होंने बताया कि हाँ एक बंदा है, वो यूपी का है और डिसेबल्ड है, और उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, उनकी माँ का भी तबीयत खराब रहता है और सिस्टर है। जी। मैंने कहा ठीक है, आप उन्हें मेरे पास बताइएगा, मैं उनको पहले 2 व्हील चेयर दिलवाऊंगी और फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। जी, जी। तो आपको याद होगा 2015 या 16 के करीब में, नॉट 15, 16 के करीब में बहुत बड़ा जलजला आया था जी, जी, जी। दिल्ली में। बिल्कुल, बिल्कुल। और जिस घर में मैं रेंट पे रहती थी वो विदाउट पीलर था। जी, जी। अच्छा! तो मेरे बच्चे उस अरे! हाँ, बहुत विदाउट पीलर था। और मेरे बच्चे डेफिनेटली, खासतौर से बेटी बहुत छोटी थी, क्योंकि 11 की उसकी पैदाइश है जिस टाइम में हम लोग सेपरेशन में जी, गए। जी। तो मैं उसे नीचे, हम लोग बगल में पार्क था, तो मैं नीचे मतलब ग्राउंड फ्लोर में जो पैसेज होता है जी, जी। वहां पे, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, 3 बच्चे और मैं अकेले, अगर मैं ये खुदा न खास्ता कुछ भी होता है तो मैं किस बच्चे को लेके दौड़ूंगी, तो जी, मैंने जी। तीनों को नीचे ही सोया, जबकि सब कोई मुझे टोके की जरूरत नहीं है जकिया, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं होगा, बट एक अपना जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रेशर था, जी। उस प्रेशर में मैंने अटेंड किया। एनीवे, तो मैं उसके दूसरे रोज अपने ऑफिस गई हुई थी, और ऑफिस में अचानक से फोन आया कि मैम ये बस से आ गए। हम क्या, इसे दिन भी कोई नहीं मिला, मतलब और क्यों उसी के दिन वो पहुंच गया। मैं फिर ऑफिस से निकली, आई वेंट इनटू हाउस, वहां से तीनों बच्चों को उठाया, उठा के फिर सीधे हम लोग जो पुरानी दिल्ली का मंडी है जहाँ पे खासतौर से ट्राईसाइकिल्स मिलते हैं, जी, जी, जी। वहां पे उनको सीधे बोला कि आप वहां पहुंचिए, और वहां मैं पहुंच गई। तीनों बच्चों को मैंने उस अनजान, मतलब ट्राईसाइकिल दिलाने के बाद वो तीनों बच्चों को मैं अपने उस अनजान के साथ छोड़ दी। और ऐसे बहुत सारे कारनामे मैंने किए जो हम और मेरे बच्चे सोचते हैं तो हम लोग को काफी हंसी आती है कि मम्मी ने किस तरह से हमें फेंक फेंक अच्छा, के, वरना मतलब बच्चों का ज़िक्र चल रहा है, एक सवाल और मेरे ज़हन में है कि आपकी जो अंजुमन है, वो मुख्तलिफ़ अलग-अलग फ़ील्ड में काम करती है। इंसानी स्मगलिंग पे भी आपकी जो अंजुमन है, आपकी जो एनजीओ है, वो काम करती है। तो इस स्मगलिंग के पीछे की वजूहात क्या समझते हैं? इसको कैसे रोकथाम करते हैं? किस तरह से वर्क करते हैं इन सब चीज़ों को लेकर? आप चैलेंज क्या-क्या आपको सामना करना पड़ता है चैलेंजेस का? बहुत तरह के चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ ना कि जिस तरह से इस्लाम में नियत की अहमियत है, जी। मुझे लगता है मेरे एनजीओ में उसको ड्राइव करने में ही सारी चीज नियत है। जी। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, कई बार ऐसा हुआ है कि मैं पर्स खाली लेके गई हूँ और जब मैंने हाथ डाला है तो उसमें से 500 के नोट निकल अरे आए। वाह! क्या बात है। नियत वाक़ई बड़ी तो है। मैंने पहले मैं हिसाब रखती थी, उसके बाद मैंने हिसाब रखना बंद कर दिया। जी। क्योंकि अगर सच मालूम में मुझे पूछा जाए कि आपको आपकी कमाई क्या है और कैसे आप इतना इन्वेस्ट कर सकती हैं, तो मुझे थोड़ा देर के लिए सोचना पड़ेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कैसे आ जाता है। जी, हाँ, जी। ये बात सच है कि मैं एक साथ 10-10 काम करती हूँ, राइटिंग भी करती हूँ, फ्रीलांसिंग में बहुत सारा काम करती हूँ, कभी किसी के शोरूम का सीरीज खुलवा दिया, कभी कुछ कर दिया, मतलब मेरे लिए वर्क फोर्स में काम कोई तो भी ज़ाहिर-सी बात है, आपके काम हाँ, इतने सारे हैं कि हमारे शो में पूरे आ भी नहीं पाएँगे। बात हमारी चल रही थी स्मगलिंग को, जो किडनैपिंग होती है उसको लेकर। हाँ, ट्रैफिकिंग के ऊपर मुझे याद है कि एक हमारे पास इंफॉर्मेशन आई
जी और उस टाइम में मैं तहलका.com के साथ काम कर रही थी, जी जी और वाइस प्रेसिडेंट पैन इंडिया थी। जी और वो वाइस प्रेसिडेंट बोलने की बात थी, लेकिन काफी सारे इन्वेस्टिगेशन में मेरा हाथ रहा है, चाहे वो अंसल का फोरकास्टिंग हो, उसकी इंटरव्यूज हो, या उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, या ये ट्रैफिकिंग वाला केस ही आप ले लीजिए। तो मैं और वहाँ पे एक हमारी को ये थी रिपोर्टर जिनका नाम परी था। तो जी हम लोग दोनों अकेले, ठीक है, वी टूक ए कैब। कैब से हम जहाँ पे इन्फॉर्मर ने हमें बताया था, एक डिटेल्स बताया था, वहां पे हम लोग दोनों अकेले गए थे। वो कैब ड्राइवर ने हम लोग को मतलब परख लिया था, उसने समझ लिया था कि ये लोग कुछ ऐसा कुछ करने जा रही हैं, जी ठीक जी है। जब हम उतर के उसे बोले कि ठीक है भैया आप जाओ, तो वो बंदे ने क्या कहा कि नहीं मैम, आप दो नहीं दीदी, आप लोग जब तक नहीं आ जाती हम यहीं रहे। अरे वाह। सो हाँ, ये उस कैब ड्राइवर ने कहा। वो ना हमारे रिलीजन को जानता था, ना हमारे चीजों को जानता था, यहाँ तक कि हमने उससे कुछ शेयर भी नहीं करती, जी सिर्फ जी हमारी जो अपनी गॉसिप चल रही थी कि कैसे क्या करना है, कैसे किया उसको। जी वो सुन के उसने इतना ज्यादा, क्योंकि हम लोग काफी बैरन एरिया में गए थे, जी जी वहां पे कोई उस तरह का नहीं था वहां पे। तो उसने ये एक एस्पेक्ट्स लिया, और ये देख के मेरे पास ऐसे बहुत सारे कारनामे हुए हैं जहाँ पे मैं अकेले पड़ी हूँ, और अचानक से मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ा सपोर्ट आ गया। जी जी जी। तो हम लोग ने वहां पे सारा चीज किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कंटेनर से काफी सारी बच्चियां को निकाला गया। जामिया नगर ओखला में रहती हैं, क्या कुछ केसेस आपने वहाँ के भी सॉल्व किए हैं? जसोला के काफी सारे केसेस, मतलब ओखला के हो या आप बोलिए पैन इंडिया से, इस तरह के केसेस आते हैं जो जी खास तौर से माइनर रेप केसेस हैं, जो कि मैंने सिंगली हैंडल किया है, आउट ऑफ द कोर्ट भी और आउट ऑफ माय प्रोफेशन आल्सो। तो उसमें 9 केसेस ऐसे हैं जो कि मुझे मिले। उसमें से एक केस रोजरी चर्च वाला भी था, जो बहुत ज्यादा, जिसके लिए आंदोलन भी हुआ था, और वो कहीं ना कहीं अनसॉल्व रह गया क्योंकि काफी ज्यादा प्रेशर थी। और जी जब पुलिस की रिकॉर्डिंग सब हो रही थी, बजाते हर एक चीज में हमारी इन्वॉल्वमेंट थी, हम वहां पे मौजूद थे। और सेकंड इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं हमेशा सफदरजंग की हमारी बहुत ही सीनियर टैनी है, क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव चीज है जिसमें इन्वेस्टिगेट कुछ भी करने से पहले आपको उसकी ऑथेंटिसिटी पता करना और रियलिटी पता होना बहुत जरूरी है। तो मैं हमेशा उनसे सेकंड ओपिनियन लेती हूँ कि वेदर इट इज रियली रेप केसेस और इट इज जस्ट अ मैन हैंडलिंग या कुछ भी। तो क्योंकि अब्यूज और रेप इन माइनर बहुत ही छोटा सा दायरा है, उसमें डिफरेंस बहुत छोटा है। जी तो उस चीज को समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और खासतौर से आप सिर्फ गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स पे, क्योंकि जिस तरह से किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरह से चीजों को बदला जाता है, वो हमें पता है। तो हमारे लिए सेकंड ओपिनियन बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा, रखता है। ज़किया ज़किया जी, रोशनी ज़िंदगी की मिशन क्या है? मतलब ये क्या है रोशनी ज़िंदगी? रोशनी जिंदगी की एक पायलट प्रोग्राम है जिसके जरिए हर किसी की जिंदगी में हम रोशनी लाने की कोशिश करते हैं। जी इसका सबसे पहले प्रोजेक्ट जो है ना, हमने 2000 मतलब 21 में स्टार्ट किया आई ऑपरेशन और आइस से। लेकिन फिर ये चीज, नाम जो है ये एक्चुअली में हमारे डे वन से समझिए जो हम काम करते आ रहे हैं जी उसके साथ जुड़ा हुआ। जी और ये मेरा बिल्कुल माइंड में था कि नाम तो हमने जकिया हमदर्द और जकिया अलमोइन कर दिया, लेकिन नाम ये जो मेन जो फोकस्ड एरिया है जी जी वो है किसी की जिंदगी में रोशनी लाना, चाहे वो इसके जरिए हो, चाहे उसके हेल्थ के जरिए हो, चाहे उसके पढ़ाई के जरिए हो, जी चाहे जी उसको लाइफ स्टैंड कराना, या किसी रेप विक्टिम को उस सिनारियो से निकालना हो, या किसी पॉश केसेस को हैंडल करना हो, डोमेस्टिक वायलेंस को हैंडल करना हो, सब चीज में एक जिंदगी को वापस से अंधेरे से निकाल के रोशनी में लाने की बात है। तो रोशनी जिंदगी के एक हमारा पायलट प्रोग्राम है जिसके जरिए ही अब हम सारा प्रोग्राम अपना इनिशिएट करते हैं। वो मदर प्रोग्राम है, उसके अंदर ही सारी हमारी प्रोग्राम्स आते हैं। जी। अच्छा, आपका तो आपका आपका जो असल मेन वर्क है वो एजुकेशन और हेल्थ है। तो एजुकेशन और हेल्थ तो है ही, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप इसके अलावा भी बहुत कुछ करती हैं। जैसे अभी आपने शुरू में जिक्र किया, ज़रूरतमंद लोग जो वाकई मुस्तहिक हैं
कि उनकी मदद की जाए, खुद जाकर रिसर्च करती हैं, पता करती हैं, किडनैपिंग पे काम करती हैं, हेल्थ पे काम करती हैं, एजुकेशन पे काम करती हैं और लोगों की तरह तरह से मदद करने पे काम करती हैं। ख़वातीन के लिए अगर हम बात करें, जैसे घरेलू तशद्दुद होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, उन मसाइल्स के लिए भी कभी आप कुछ करती हैं? बहुत कुछ किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बताया ना कि पहला जो हमारा इनिशियल स्टार्टअप और माइंड सेटअप हुआ था जी। कि हमें ख़वातीन को बाहर निकालना है, और उन्हीं की वजह से मैं अंदर इसमें घुसी कि नहीं हमें करना है। लेकिन बाद में ख़वातीन की जब बात आती है तो फिर बच्चे भी जुड़ जाते हैं और भी चीज़, और ये जुड़ते-जुड़ते हम यहाँ तक पहुँच गए, बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो गए। ख़वातीन का जो पहला केस हमारे पास आया था, पहला तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, एक केस मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। ये पंचकुला का केस है। आप जान रहे हैं जी, जी, पंचकुला जी, कितना जी। ज़्यादा मॉडर्न और सारे चीज़ अपग्रेडेड है। जी, तो बच्ची जो थी वो उस टाइम में 40 इयर्स की होंगी, जी, और क्योंकि हम उस टाइम में काफ़ी यंग इन प्रेजेंस ऑफ हर, तो उनको उनकी फैमिली के ज़रिए ही काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया। उनकी मदर ने सेकंड मैरिज किया था, उनके फादर ने काफ़ी ज़्यादा उनके साथ बदतमीज़ी और सेक्सुअल हरासमेंट तक करने की कोशिश की। इवन हर ब्रदर ट्राइड दैट, और इन्होंने पैसा-वैसा खिला के जो पीसीआर वैन होती है, उसमें 2 दिन तक उस बच्ची को ना यूरिन करने के लिए, ना खाना-पीना खाने के लिए इजाज़त दिया। इस सारे चीज़ को जब हमारे पास नोट आया तो हमने तुरंत उस पे एक्शन लिया, सारे लोगों को कॉन्टैक्ट किया, वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट को, और हर एक तरह से जिस तरह से वहाँ पे अप्रोच किया जाता था, मिनिस्ट्री में भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत जान-पहचान था, तो उसके ज़रिए से उन्हें पीसीआर से निकाला। फिर उसकी कोशिश ये थी कि इसे मेंटल डिसऑर्डर साबित करके उसकी प्रॉपर्टी हड़पना, क्योंकि मदर के नाम पे घर था और सीधे-सीधे हकदार उस बच्ची हो रही थी। तो जी, बच्ची जी, को असॉल्ट या उसको प्रेशराइज करके उसके नाम से लेना, या तो फिर उसको सेक्सुअली हराश करके, उसको मेंटल टॉर्चर करके, मेंटली डिसऑर्डर करके उस चीज़ों को अपने इसमें लेने की कोशिश थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने उसमें सक्सेस पाया। बच्ची आज उस पर घर में रहती हैं और शी इज़ वर्किंग आउट वेरी गुड, और फ़ोन पे ही सारा चीज़ मैंने हैंडल किया। जी, और जी, जब उसे पता चला कि मेरी एज क्या है तो शी वाज रियली सरप्राइज्ड। और ऐसा बहुत सारा केस हुआ है जहाँ पे लोग मेरे पैर छूने आ गए हैं जी, बिस्मिल्लाह। जी। और मुझे उस टाइम में एक अजीब सी फील आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। नियत अगर साफ़ है तो मंजिल आसान होती है। और जितना मैं रिसर्च करके इस वक्त आपके बारे में इस शो में बैठा हूँ, इस शो में तो नामुमकिन है कि आधे घंटे के शो में वो तमाम तर चीज़ें मैं नाज़रीन तक पहुँचा सकूँ, जो आपकी खिदमत हैं, जो आपकी स्ट्रगल हैं, जो आप लोगों की मदद के लिए अपनी फैमिली को भी नज़रअंदाज करके अक्सर घर के बाहर होती हैं। चलते चलते आखिर में मैं आपसे हमारी जो यूथ है, या आप एक कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगी हमारे व्यूवर्स को? बस एक चीज़ कहना चाहूँगी, और ये ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पैगाम है, क्योंकि हर कोई आया है, आपको दुनिया में भेजा गया है, आपको अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए। ज़िम्मेदारी में फर्स्ट प्रेफ़रेंस ऑफ़ कोर्स आपके अपने बच्चे, अपने परिवार, अपनी फैमिली आती है, उसके बाद आपके सराउंडिंग आते हैं। लेकिन यही सिर्फ़ ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी में अगर एक मैं सिंगल मदर होके इतने लोगों को एडॉप्ट कर सकती हूँ, इतने बच्चों की किफ़ालत ले सकती हूँ, तो हर एक इंसान, और ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि मैं कोई करोड़पति या अरबपति हूँ। आज भी मैं रेंटेड हाउस में रहती हूँ, और आज भी मेरे पास दिखाने के लिए बोला जाए तो मुश्किल से कुछ रकम निकलेंगे। तो दैट इज़ द थिंग। आपकी नीयत बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, और वही आपको ड्राइव करती है। आप अगर नियत कर लें किसी चीज़ का, तो अल्लाह ताला उसके लिए हर रास्ता में आपके ज़रिए से रास्ता निकाल देते हैं। तू हौसला न छोड़, तेरी उड़ान बाकी है, ज़मीं ख़त्म हुई अभी आसमान बाकी है। ज़किया साहिबा की जो ज़िंदगी की स्ट्रगल है, हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं, जैसे अब इन्होंने आखिर में कहा कि एक सिंगल मदर होकर अगर मैं इतना कुछ कर सकती हूँ, तो जिन लोगों के आसपास हर तरह की सपोर्ट, मदद और तमाम तर वो सहूलियात मौजूद हैं कि जिससे इंसान चाहे तो आसमान में भी छेद कर दे, तो वो ज़रूर कर सकता है। ज़किया साहिबा, आप हमारे शो में आईं, हमारे नाज़रीन को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। ये कम वक्त था, हम आपकी तमाम तर खिदमत जो हैं शो में नहीं बयान कर सकते, लिमिटेशंस होती हैं। आइंदा किसी ज़माने में आपको फिर से ज़हमत देंगे। आप हमारे शो का हिस्सा बनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थी ज़किया साहिबा। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये शो ज़रूर पसंद आया होगा। फ़िलहाल अपने होस्ट, अपने दोस्त
रियाज मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।